सो गाइज मेरा मानना यह है कि जब भी आप एक इंटरव्यू क्लियर करते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का रोल रहता है, एक किसी स्पेसिफिक चीज़ का रोल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी चीज़ों की बात करूं तो आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये डेफिनेटली मैटर करेंगे। अगर ये मीट नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी अच्छा प्रेजेंट कर लो, कितना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, आप सेलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, सो ये दो तो प्राइमरी चीज़ हो गई। बट बहुत सी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ही बताऊंगा, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो आपके इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अराउंड 10 पॉइंट्स हैं, मैंने लिख के रखे हैं ताकि मैं किसी पॉइंट को मिस ना कर दूं। और अगर आपको ये लगे कि इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई और पॉइंट्स हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में, बी रेडी विद द बेसिक्स। जब भी आप चाहे किसी लाइब्रेरी, किसी फ्रेमवर्क, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन किसी टूल जैसे कि एक्सेल हो गया या फिर MS ऑफिस वगैरह, किसी भी चीज के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ना उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। रीजन मैं बताता हूं बेसिक्स क्यों बोल रहा हूं मैं। लेट्स से कि आपने एडवांस चीजों के आंसर नहीं दिए तो एक बार के लिए चल जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि वो सारी की सारी एडवांस चीजें हर किसी ने यूज ना करी हो, बट बेसिक्स आपको उसका डेफिनेटली पता होना चाहिए। एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक Node.js के इंटरव्यू के लिए गए और उसने आपसे पूछा कि क्या आपने कोई चैट एप्लीकेशन के ऊपर काम करा है। डेफिनेटली एक एडवांस चीज है। अगर आप बोलते हो नो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज हर कोई चैट एप्लीकेशन के ऊपर काम तो करता नहीं है, तो वो एक बार के लिए इस चीज को माइंड नहीं करेगा, मतलब आपका ड्रॉबैक मान के नहीं चलेगा। बट अगर आपसे ये पूछे कि Node.js का यूज किस तरीके से होता है, Node.js का और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, Node.js किस तरीके से काम करती है, अगर आप इनका आंसर नहीं दे पाते हो बिकॉज ये बेसिक चीजें, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वो सोचेगा यार एडवांस चीजें तो बाद में, चलो ठीक है, बंदा खुद से भी सीख लेता है, सिखाया भी जा सकता है, बट इसको तो बेसिक ही नहीं आती। तो हमेशा आपके बेसिक्स रेडी होनी चाहिए। और जब हम बेसिक सीखते हैं ना तो बेसिक सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेट्स से कि आपका 3 दिन बाद में इंटरव्यू है तो 2-3 दिन आप बेसिक्स पढ़ो, आपके बेसिक्स और फंडामेंटल चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी और आप और अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे इंटरव्यू के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट ये था कि बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, और अब बात आती है सेकंड पॉइंट। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा कोशिश करो कि आपको पता चल जाए कि वो किस तरीके का इंटरव्यू लेने वाला है। अब आप बोलोगे यार मैं ये थोड़ी पता कर सकता हूं कि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है सामने वाला। नहीं, आप ये पता नहीं कर सकते, बट आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि जो इंटरव्यू होगा वो जस्ट ओरल कम्युनिकेशन का होगा कि जस्ट क्वेश्चन करेंगे और हम आंसर करेंगे, या फिर उसके अंदर एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। आप ये कैसे पता कर सकते हो? जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो उससे पहले HR आपको कॉल करती है, आप उनसे बात कर सकते हो कि वो आपको बोलेंगे ठीक है आपका टेक्निकल राउंड तब है, तो आप उनसे बोल सकते हो कितने टेक्निकल राउंड है, तो वो आपको बोलेंगे 1 है 2 है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि जस्ट कैन यू हेल्प मी आउट कि किस तरीके का इंटरव्यू होगा, वो एक रिटन इंटरव्यू होगा, जस्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन वाला इंटरव्यू होगा, किस तरीके का होगा। तो वो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे और उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा रिटर्न लेने वाला है तो चांसेस हैं कि वो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, लॉजिकल कुछ लिखने के लिए बोलेगा, या फिर डाटा स्ट्रक्चर की कोई एल्गोरिथम लिखने के लिए बोल देगा। बट अगर ओरल होने वाला है तो ज्यादा वो आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछेगा, फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। जब भी आप एक किसी चीज का आंसर देते हो उसके बारे में जस्ट क्लीन आंसर दो, घुमाओ नहीं। ठीक है, और कोशिश करो कि शॉर्ट आंसर हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो जस्ट उसको ये बताओ कि ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे हम लोग हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं, इससे आजकल इलेक्ट्रॉन के साथ में विंडोज एप्लीकेशन बन सकते हैं, ब्राउजर के अंदर जो आप आंसर देना चाहो क्लीन आंसर होना चाहिए और शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करो। अब ऐसा मत करो कि बीच में आप लोग ये ले आओ कि हम लोग इसे डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर सकते, Node.js उसके लिए यूज में आती है, इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क है, इतना नहीं, शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि सामने वाले बंदे को क्लियर रहे। ज्यादा लंबे आंसर दोगे ना तो उससे क्या होता है कि उसमें से कुछ और क्वेश्चन निकल आते हैं और उनके ऊपर आप आंसर देना शुरू करोगे तो मे बी आप कहीं फंस जाओगे। ठीक है, सो क्लीन आंसर दो, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि ठीक है हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में कोशिश करो कि एग्जाम्पल्स दो आप आंसर के साथ में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज को डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाते बट उसके हम लोग एग्जाम्पल्स काफी अच्छे से दे पाते हैं। तो आप डेफिनेशन के बाद में फटाफट से जंप करो एग्जाम्पल के ऊपर और उनको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट इसी बात का एग्जाम्पल देता हूं।
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एपीआई क्या होती है, आपको पता है एपीआई क्या होती है, बट आपके दिमाग में एक बार के लिए स्ट्राइक नहीं कर रही कि एपीआई चीज होती क्या है, बट आपको वैसे समझ सकते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? डायरेक्टली तो एग्जाम्पल के ऊपर आ जाओ। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि देखो ये एक इंटरफेस होता है दो टूल के बीच में, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, और ये एक एपीआई से हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड से, आईओएस से, और वेब से, और विंडोज़ एप्लीकेशन से भी। तो हमारी एक एप्लीकेशन काफ़ी जगह पे काम आ सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल देना शुरू कर दो, उससे बंदा समझ जाएगा कि ठीक है इसके माइंड में क्लियर चीज़ें हैं। अगर आपको क्लियर आता है तो आप उसको क्लियरली बताओ कि ये क्या होता है। जैसे कि आप इस तरीके से कह सकते हो कि एपीआई बेसिकली एक इंटरफेस होता है टू प्लेटफॉर्म के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल वाली बात आ गई कि फ्रंट एंड को डाटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, सो हम लोग क्या करते हैं, बैक एंड को डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, और एपीआई के थ्रू हम लोग बैक एंड से फ्रंट एंड के अंदर डाटाबेस से डाटा की कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो हमेशा एग्जाम्पल देने की कोशिश करो। इससे क्या हो रहेगा कि अगर सामने वाले को डाउट भी है ना कि इसको आता है कि नहीं आता, तो एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको सब कुछ आता है। एक और पॉइंट, ये ना बहुत इरिटेटिंग पॉइंट है जो मैं अभी बताने वाला हूं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो जब उनको आंसर नहीं आते तो घुमाने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन के। मान लीजिए कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, आपने 6 का आंसर दे दिया, 4 क्वेश्चन बच गए इन द मिडल, या तो वो हर चारों के चारों क्वेश्चन के अंदर घुमाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी उल्टे सीधे आंसर देंगे, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो ज्यादा ही ऑनेस्ट बन जाते हैं, वो कहते हैं कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मैं पढ़ लूंगा इसके बारे में। दोनों ही तरीके गलत हैं। लेट्स से वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 में से आपने 6 का आंसर दे दिए हैं, बीच बीच में ऐसा नहीं कि सारे के सारे 6 के 6 स्टार्टिंग के अंदर आंसर दे दिए। 2-3 के लिए आप उनको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। उससे क्या लगता है, बिकॉज हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है इसने डेफिनेशन गलत बताई है, बट कुछ कुछ ठीक भी है, तो हम रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसने ठीक बता दिया। और 2-3 के लिए आप ये बोल सकते हो कि इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मेरे लिए नई चीज है, बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में आज ही पढ़ लूंगा, ठीक है। तो उससे ये लगता है कि ठीक है इसको पता नहीं है, बट ये बंदा है पढ़ने के अंदर इंटरेस्टेड है तो पढ़ लेगा। तो आप इस तरीके से डिवाइड करो, हर चीज के लिए ना मत बोलो और हर चीज में घुमाओ मत, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दो, और कभी कभी ना भी बोल दो, दैट्स ओके, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन के अंदर आप ना बोलते हो ना कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो चलता है। हम लोगों को भी लगता है कि ठीक है इसने काफी का आंसर दिया है, 1-2 का आंसर नहीं दे पाया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम है नहीं उसके अंदर, और बंदा ऑनेस्ट होकर हमें इरिटेट नहीं कर रहा। 1-2 क्वेश्चन के लिए चलता है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं चलता। अगर आप हर के लिए नो 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 बोलते जाओगे तो हम लोग ये बोलेंगे भाई इंटरव्यू देने क्यों आया है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा होता है आपसे बोलता है कि मैंने मेरे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, ठीक है। समथिंग लाइक दैट कि आई एम डन फ्रॉम माई साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क। उस टाइम पे ना नो मत बोलो कभी भी, उससे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि ना इंटरव्यू देने के बाद में 2-4 मिनट का कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि वो बंदा पहले कंफ्यूज रहता है कि सिलेक्ट करूं कि ना करूं, बट लास्ट का कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि वो बंदा मान जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो उससे? अब आप उससे ये मत पूछो कि क्या हाल चाल है आपके, बट आप उससे पूछ सकते हो कि जो अभी हायरिंग कर रहे हो, सो वो आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप पूल के लिए हायरिंग कर रहे हो और बाद में किसी प्रोजेक्ट के अंदर डाल दोगे। आप ये पूछ सकते हो उनसे कि आप लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो या फिर सर्विस के ऊपर ज़्यादा काम करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि आप उनसे ये कह सकते हो कि प्लीज़ लेट मी नो कि मैं कहाँ खुद के ऊपर इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। कभी भी ये मत बोलना सामने वाले से कि इंटरव्यू का फीडबैक दे दो कि मेरा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। सीरियसली इस क्वेश्चन से ना हम लोग परेशान होते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं। मैं खुद परेशान होता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो माई फीडबैक। फीडबैक मत पूछो, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि मुझे आप ये बताओ कि मैं कहाँ खुद को इंप्रूव कर सकता हूँ। और इसका आंसर हम लोग डेफिनेटली देना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपने कुछ गलत आंसर दिए होते हैं ना, हम कभी ये नहीं बोलते कि आपने गलत आंसर दिया, हम आपको जस्ट यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है ओके। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ठीक है इसने गलत आंसर दिया, इसने गलत आंसर दिया था, और फिर हम लोग लास्ट में डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप ये पूछते तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ठीक है आप लोग बेसिक्स के अंदर इंप्रूव करो, अपने लॉजिक इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, एडवांस चीज़ें पढ़ो, जो भी होगा हम आपको एक सही गाइड दे देंगे इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज़ और,
अगर लेट्स से कि आपसे वही मैं आप मान के चलता हूं कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपने 6 के सही आंसर दिए, 4 के आंसर आपने नहीं दिए, ठीक है। सो उन 4 क्वेश्चन को ना माइंड के अंदर नोट डाउन कर लो, और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए ना, पूरा हो जाए, तो लास्ट में उनको बता सकते हो कि आई नो दैट कि ये जो 4 क्वेश्चंस पूछे थे ना, ये इनका मैं आंसर अच्छे से नहीं कर पाया, मैं इनमें कॉन्फिडेंट नहीं था, बट इस इंटरव्यू के बाद मैं इन चारों को अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। इससे हमारे दिमाग में क्या जाता है कि यार इस बंदे ने ध्यान रखा कि ये बंदा कहां कहां पे वीक था और इसके लिए खुद से प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम लोग खुद मान के चल लेते हैं कि ठीक है हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये खुद से इनिशिएट ले रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप पॉइंट वैसे भी रख लो, बिकॉज वो पॉइंट्स आपके नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में काम आएंगे। हो सकता है कि 4 क्वेश्चन इसके, 4 क्वेश्चन अगले इंटरव्यू के, 4 क्वेश्चन उससे अगले इंटरव्यू के, 12 क्वेश्चन हो गए, और चौथे वाले इंटरव्यू के अंदर उन्हीं 12 में से 2-4 क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लियर हो जाओगे। तो इसी तरीके से जो आपको आंसर नहीं आते उनको ध्यान रखो, उनको पढ़ो और उनको बता भी सकते हो कि मुझे पता है इनके बारे में। इससे हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए। एंड आफ्टर दैट एक काफी मेन पॉइंट है बेसिकली, जब भी आप इंटरव्यू देते ना तो मेल चेक करो। मेल के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो आपको काफी काम आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल के अंदर ऐसा लिखा होता है कई बारी, नीड इमीडिएट ज्वाइनर, कि जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बन सकते हो। जैसे कि आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है और वो उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं कि यार हमें जल्द से जल्दी ज्वाइन करने वाला चाहिए, और आपसे अगर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा आपका नोटिस पीरियड कितना है, तो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, बट आई कैन ट्राई कि वो मुझे 15 दिन के अंदर रिलीज कर दें। मैं मेरे मैनेजर के साथ में थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे और मैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लूं। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा, उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए, बिकॉज उनको प्रोजेक्ट में फटाफट से काम शुरू करना है, तो वो आपको इस बेस पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर मान लो उनको लगता है कि आपका जो रेटिंग है वो 60% है और एक और दूसरे कैंडिडेट की रेटिंग 65% है, बट वो 1 महीने बाद ज्वाइन करेगा और आप ज्वाइन करोगे 15 दिन के बाद में, तो आपको प्रेफरेंस मिली जाएगी इसके अंदर। अगर उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए तो आप रिज्यूम में अच्छे से, जो मेल आई है उनके अच्छे से पढ़ लेना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ लेना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आजकल ना ऑनलाइन इंटरव्यूज चल रहे हैं, मेनली जूम के ऊपर, स्काइप के ऊपर या फिर टीम्स के ऊपर चल रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखो। आपका इंटरनेट कनेक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर आप घर पे रहते हो तो फैमिली मेंबर्स को पहले से बोल के चलो कि देखो मुझे इस टाइम पे मेरा इंटरव्यू है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक और चीज़, आप लोग कोशिश करो आप टी-शर्ट में ना रहो, आप शर्ट पहन के बैठो। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट किसी किसी को फर्क पड़ जाता है इस चीज से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने देखा है कि 1-2 लोगों को फर्क पड़ जाता है, यार ऐसी टी-शर्ट्स में बैठा था। तो बट कोशिश करो कि आप एक शर्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से बैठो। फोन को कोशिश करो कि साइलेंट रखो, लैपटॉप का चार्जर लेके रखो अपने लैपटॉप के अंदर। आप अपने लैपटॉप को ना रिस्टार्ट कर लो, कई बार ना लैपटॉप हैंग हो जाता है, उससे आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो एक बार के लिए जस्ट इंटरव्यू से पहले अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके भी रख सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी हेल्प कर सकती हैं आपके इंटरव्यू के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और अब मुझे बताना आप लोग कि क्या कौन सा पॉइंट आपको सबसे सही लगा। अगर आप मानते हो कि ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं था, मुझे वो भी बताना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मुझे वो भी बताना, कहाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।